हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का अपना चैप्टर नंबर 4 म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट एंड फीचर्स का पार्ट नंबर 5 बना रहे हैं, जिसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग एरर से, यानी कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था पार्ट नंबर 4 का, उसमें हमने अपना इंडेक्स फंड तक पूरा देख लिया था कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और निफ्टी 50, निफ्टी 100 ये सब हमने देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे इंडेक्स नहीं, ट्रैकिंग एरर की। ट्रैकिंग एरर क्या होते हैं और भला ये किस तरह से फंड, जो इंडेक्स फंड होते हैं उनसे किस तरह से रिलेटेड होते हैं, और आगे के भी कुछ टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो, the difference between the return generated and the benchmark index of the index fund is known as tracking error. By definition, tracking error is the variance between daily return of the underlying asset and the NAV of the scheme over any given period. यानी कि जो डिफरेंस हमारा रिटर्न जनरेटेड बाय इंडेक्स और जो बेंचमार्क होता है इंडेक्स, जो यहाँ पे हमारा इंडेक्स फंड बनाता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। अच्छा, अब आप सोचोगे ट्रैकिंग एरर है क्या, इस शब्द का ही मतलब क्या है, या फिर मतलब अगर आपको समझ नहीं आया होगा अभी भी, है ना, तो देखो मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ कि सोचो आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया। अब इंडेक्स फंड ने 5% का जो रिटर्न है वो जनरेट किया, तो यहाँ पे बेंचमार्क क्या हो गया, हमारे इंडेक्स फंड का बेंचमार्क हो गया 5% का। लेकिन जो आपको रिटर्न मिला, यानी कि जैसे आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, तो जो आपको रिटर्न मिला वो समझो आपको मिला 4.5% का। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैकिंग एरर है। अब ये ट्रैकिंग एरर है कि यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, ट्रैकिंग एरर है हमारा कि अगर सोचो इंडेक्स ने फंड जनरेट किया 5% का, ओके, और आपको कितना मिला, आपको मिला सिर्फ 4.5% का। तो अगर आप जो बेंचमार्क है उसमें से आपको जो रिटर्न मिला उसे अगर आप माइनस कर दो, तो आपका रिटर्न क्या आया, आपका रिटर्न आया यहाँ पे माइनस करोगे तो देखो माइनस करने पे हमारा -0.5% आता है ना। तो यानी कि अगर आप देखो कि इंडेक्स फंड ने तो 5% जनरेट किया था, लेकिन आपको 0.5% कम मिला। तो ये जो कमी है, या फिर ये ज़रूरी है हमेशा नेगेटिव ही हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, इसी को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। और हमें ये देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर दे रखा है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया है कि ट्रैकिंग एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डेली रिटर्न ऑफ द इंडेक्स एंड द नेम ऑफ द स्कीम index fund. This can be easily calculated on standard MS Office spreadsheet by taking the daily return of the index, the daily return of the name of the scheme, finding the difference between the two for each day, and then calculating the standard deviation of difference by using the Excel formula. अच्छा देखो, ये यहाँ पे फॉर्मूला बता रखा है, और ये बता रखा है कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम MS ऑफिस स्प्रेडशीट में हम इसे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला आपका काम नहीं है, आपका काम है ट्रैकिंग एरर समझना है, कैलकुलेट करना भी आपके में नहीं है, और ना ही आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, ट्रैकिंग एरर बस इतनी सी चीज़ है कि देखो, अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, और जैसे अब आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स पे, तो आपसे क्या लिया जाता है, एक फीस चार्ज की जाती है ना। तो अब वो जो फीस आपसे चार्ज किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो अगर वो एक्सपेंस रेशियो हमारा हाई होता है ना, तो क्या होता है, तो हमारा जो ट्रैकिंग एरर है वो भी हाई आता है। कि समझो कि यहाँ पे अगर हमारा एक्सपेंस रेशियो हाई है, तो 5% जनरेट हुआ, तो यानी कि एक्सपेंस रेशियो हमारा 0.5 होगा, ताकि देखो जो रिटर्न जनरेट हुआ उसमें से 0.5 तो आपका कट गया, यानी कि वो क्या होगा, आपकी फीस चार्ज हो गई होगी, इसलिए आपका ट्रैकिंग एरर आया। जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा, यानी कि जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा, सोचो अगर आपसे 0.1% ही लेते एक्सपेंस रेशियो, तो क्या आता, तो यहाँ पे आंसर होता हमारा 4.9%, है ना, 4.9 आता, यहाँ पे हमें रिटर्न मिलता। लेकिन ट्रैकिंग एरर ये है कि आपका जो रिटर्न आपको मिला और जो इंडेक्स फंड ने रिटर्न जनरेट किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बस क्या है, ट्रैकिंग एरर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये जो है, ये हमें बस ये बता रखा है कि आप क्या कर सकते हैं, MS ऑफिस स्प्रेडशीट में जाके इसके डेली रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स को लेके और नेव को लेके क्या कर सकते हो, इसका एक फॉर्मूला बना के स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेट कर सकते हो। बट वो आपको नहीं करना, हमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है नेक्स्ट पेज पे, वो मैं आपको शो करती हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये आपकी काम की चीज़ है। देखो, in simple terms, it is the difference between the return delivered to the underlying index and those delivered by the schemes. This difference may arise on account of any of the following reasons. यानी कि कुछ ये 4-5 reasons हैं जिसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आता है। तो ट्रैकिंग एरर क्या है, इन सिंपल टर्म्स में बताया गया है कि जो रिटर्न डिलीवर हुआ है हमें, और जो रिटर्न स्कीम ने डिलीवर किया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्कीम ने तो
5% का रिटर्न जनरेट किया, लेकिन आपको कितना मिला, आपको मिला सिर्फ 4.5% का। तो अगर आप क्या करते हो, आपके रिटर्न में से स्कीम वाला रिटर्न माइनस कर दो तो आपका ट्रैकिंग एरर आ जाएगा, यानी कि आपका रिटर्न है 4.5 माइनस 5% क्या है स्कीम का। तो अगर आप अब इसे माइनस करोगे तो आपका रिटर्न ट्रैकिंग एरर क्या आ जाएगा, माइनस 0.5% का आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं कुछ रीजंस दिए हैं कि किन कारणों की वजह से जो है ट्रैकिंग एरर आता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशो ही नहीं, और भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ट्रैकिंग एरर आते हैं, तो वो मैं आपको अब बताती हूँ। तो जैसे मैं पहला पॉइंट दिया है, the fund manager may buy and sell securities anytime during the day, whereas the underlying asset will be calculated on the basis of closing price of the Nifty 50 stocks। यानी कि जैसा कि हमें पता है, जो हमारा जैसे कोई जो भी फंड मैनेजर है, अगर वो हमारा पैसा इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो वो कभी भी दिन में उन्हें कभी भी बाय कर सकता है, कभी भी सेल कर सकता है, कभी भी उन्हें खरीद सकता है, कभी भी उन्हें बेच सकता है। तो वो ये किसी भी टाइम पे कर सकता है। तो किसी भी टाइम पे करता है तो हमारे प्राइस क्या है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं। तो अगर हमारा बायर कभी मतलब फंड मैनेजर अगर कभी ऐसे टाइम पे बाय कर दे, ऐसे टाइम पे खरीद ले जब महंगा हो, और ऐसे टाइम पे बेच दे जिस दिन सस्ता हो, है ना। तो ऐसा जो है, क्योंकि फंड मैनेजर का कोई पर्टिकुलर तो है नहीं कि वो 4 बजे ही बेचेगा, मतलब दोपहर के 4 बजे ही बेचेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। फंड मैनेजर कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को बाय सेल करते रहते हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो क्या की जाती है, जब निफ्टी 50 स्टॉक क्लोज होता है, यानी कि बंद होने के बाद ही क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। तो सोचो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी और क्लोज होने पे इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, तो जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपका रिटर्न अलग आएगा। तो पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है कैश पोजिशन इन द स्कीम। अच्छा देखो कि अगर आपने क्या किया, अच्छा देखो ट्रैकिंग एरर तो आपको समझ में आ गया ना। ट्रैकिंग एरर क्या है कि कंपनी जो इंडेक्स है उसने जितना भी रिटर्न जनरेट किया वो, और आपको जितना रिटर्न मिला वो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ट्रैकिंग एरर। रिटर्न जनरेट हुआ है 5%, आपको मिला 4.5%, और यानी कि डिफरेंस क्या है 0.5% का, तो ट्रैकिंग एरर हुआ 0.5%। ऐसा ही यहाँ पे दे रखा है कैश पोजीशन इन द स्कीम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये लगाए, अब कभी जैसे मैं इंडेक्स में हम लगाते हैं ना कि अगर इस वाली सिक्योरिटी ने 10% ले रखा है तो हम अपना पैसा 10% इसमें लगा देंगे। बट सोचो कि वो सिक्योरिटी अब 10% नहीं ले रही, कुछ टाइम के बाद वो सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 3% हमारे इंडेक्स में अपनी जगह ले रही है। तो अब जो आपके पैसे को मैनेज करना है ना कि अब इसे 10% से हटा के 3% करना है, तो इस सारी जो कैश पोजीशन होती है ना, इसमें भी कभी कभार कुछ परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रैकिंग एरर आते हैं। थर्ड पॉइंट हमें दिया है, इफ द इंडेक्स पोर्टफोलियो कंपोजिशन चेंजेस इट विल रिक्वायर सम टाइम फॉर फंड मैनेजर टू एग्जिट द अर्लियर स्टॉक एंड रिप्लेस इट विद द न्यू एंट्रेंस इन द इंडेक्स। समझो कि अगर आपके इंडेक्स पोर्टफोलियो में कुछ नए कंपोजिशन या फिर कुछ कंपोजिशन चेंज हो रहे हैं, यानी कि अगर आपके इंडेक्स में सोचो कि नई कंपनियां ऐड हो रही हैं या फिर पुरानी कंपनियां जा रही हैं, तो अब जो आपका पैसा लगा हुआ है उसे मैनेज करने में क्या लगता है, टाइम लगता है, और उस पुराने इंडेक्स फंड में से निकलने में भी या फिर उन्हें रिप्लेस करने में भी क्या लगता है, टाइम लगता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ट्रैकिंग एरर आता है। अब दिया है डिविडेंड अकर्ड बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सोचो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी का डिविडेंड आया, तो यानी कि अभी आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रखा है, आपने इंडेक्स फंड के थ्रू कर रखा है, तो वो पैसा भी किसके पास गया, इंडेक्स फंड के पास गया। तो अभी उन्होंने क्या किया, आपने तो 2 साल के लिए अपना पैसा लगा दिया, तो अब 2 साल में जो डिविडेंड आया, अब ऐसे तो ना आते ही उन्होंने कहीं दूसरी कंपनी में लगा दिया, शायद वो अभी अपने पास जो पैसा आया है उसे रख ले, बाद में लगाएं। तो उसकी वजह से अगर आपने अभी लिया है और अभी नहीं लगाया, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभार कुछ डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रैकिंग एरर है वो यहाँ पे बनता है, कभी बिगड़ता है। तो ये सब है ना। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मैंने आपको एक्सपेंस रेशो बताया था ना, वही है अकर्ड एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चे हुए हैं, या फिर एक्सपेंस रेशो भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यानी कि जैसे अगर आपकी जो म्यूचुअल फंड या फिर जो इंडेक्स फंड है, अगर वो आपसे एक्सपेंस रेशो ज़्यादा ले रही है, समझो कि उसने 0.5 का एक्सपेंस रेशो लिया, तो आपको 5% में से सिर्फ 4.5% ही मिलेगा। बट अगर सोचो कि वो सिर्फ और सिर्फ 0.1% का क्या लेती, एक्सपेंस रेशो लेती या फिर एक्सपेंस अकर्ड कर दी, तो क्या मिलता, 4.5 नहीं, देखो अगर वो 0.1 का ले रही है ना, तो 5 माइनस कर दो 0.1, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, देखो माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.9। तो इस तरह से यहाँ पे देखो जितना एक्सपेंस रेशो कम है उतना ही जो हमारा ट्रैकिंग एरर है वो भी कम है। 5 और देखो 5 और 4.9 में कितना फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 0.1 का। तो जितना ट्रैकिंग एरर कम हो, सॉरी जितना एक्सपेंस रेशो कम होगा उतना ही ट्रैकिंग एरर भी कम होगा, और जितना एक्सपेंस रेशो हाई होगा उतना ही ट्रैकिंग एरर भी हाई होगा। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। सो अ लोअर ट्रैकिंग एरर इज डिजायरेबल, तो जितना
लोअर ट्रैकिंग एरर होगा ना, जितना कम एरर होगा उतना ही ज़्यादा लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी। क्योंकि अगर आप एक्सपेंस रेशियो और ये सब चीज़ें हाई रखते हो या फिर लो रखते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके रिटर्न जो आप देते हो उसमें गड़बड़ होती है। तो फिर अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा, अगर आपका ट्रैकिंग एरर कम होगा। तो अगर आपका ट्रैकिंग एरर कम है और रिटर्न ज़्यादा है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें रिटर्न ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर जितना ट्रैकिंग एरर आप कम रखोगे उतना ही ज़्यादा वो डिज़ायरेबल रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। आगे दिया है द फंड विद द लीस्ट, देखो जैसे मैं अभी कह रही थी, द फंड विद द लीस्ट ट्रैकिंग एरर विल बी वन विच इन्वेस्टर वुड प्रेफर सिंस इट इज़ द फंड ट्रैकिंग द index closely. Tracking error is also function of scheme expenses. Lower the expenses, lower the tracking error. Hence an index fund with low expense ratio generally has a low tracking error. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर क्या होता है, अगर हमारा lower expense ratio है, देखो lower the expense ratio, the tracking error is also lower. जितना लो आपका एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही लो जनरली हमारा ट्रैकिंग एरर होता है। तो लोगों को वही फंड पसंद आता है जिनमें ट्रैकिंग एरर क्या होता है, बहुत कम होता है। और बहुत कम कैसे हो सकता है कि अगर हम इन सारे पॉइंट्स का, इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखें और अपना एक्सपेंस रेशियो जो है उसे अगर हम कम रखते हैं तो जो होता है हमारा ट्रैकिंग एरर वो काफ़ी कम आता है और लोगों को कम ट्रैकिंग एरर वाले ही क्या फंड है पसंद आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जिसमें हमें दिया है व्हाट आर डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड। तो अब ये लार्ज कैप फंड क्या होता है वो हम इसमें देखो इस वीडियो में इस टॉपिक में समझेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखो क्या दिया है, अनदर कैटेगरी ऑफ इक्विटी फंड इज द डाइवर्स लार्ज कैपिटल कैप फंड, मतलब कैपिटल फंड, ठीक है। तो अनदर कैटेगरी ऑफ इक्विटी फंड इज डाइवर्सिफाइड लार्ज कैपिटल फंड। जैसे कि हमें पता है इक्विटी फंड में क्या आते हैं, इंडेक्स फंड आ जाते हैं, डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड आते हैं, मिड कैप फंड आते हैं, सेक्टर फंड आते हैं, मैंने पढ़ रखा है। तो ऐसे ही इक्विटी फंड की एक और कैटेगरी है जिसका नाम है डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड। तो कैप रेफर्स फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये तो हमें पता ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेफर टू एग्रीगेट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू। अच्छा देखो, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन तो पता ही होगी, बट अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि समझो एक कंपनी है जिसके नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 और उसके एक शेयर का प्राइस है 5 रुपये। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ देखो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो करंट मार्केट प्राइस से, यानी कि करंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 10 और मार्केट प्राइस है 5 रुपये का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि कंपनी की वैल्यू, कंपनी को अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो गई, 50 रुपये हो गई। तो इसी तरह से अब यहाँ पे कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जो लाखों करोड़ों की होती है, जैसे 100 लाख बोल रही हूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ 80,000 करोड़ की, या फिर मैं कहूँ 200,000 करोड़ की, या फिर मैं कहूँ कि बस 2,000 करोड़ की। तो इस तरह से कंपनी जो है वो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन पे वेरी करती है, कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है। तो इसी तरह से हमने क्या किया है ना, डिवाइड कर दिया। कुछों को लार्ज कैप फंड बोला है जो बहुत बड़ी कंपनीज है जिनका कैपिटल क्या है, बड़ा है। कुछों को क्या बोला है, मिड कैपिटल फंड बोला है। कुछ कंपनीज को हमने स्मॉल कैपिटल फंड बोला है। तो देखो यहाँ क्या दिया, टिपिकली द टॉप 100 to 200 स्टॉक विच फीचर्स इन निफ्टी 50, यानी कि लार्ज कैपिटल फंड, लार्ज कैपिटल कंपनीज कौन सी होती हैं। अभी अगर हम देखें तो ये पता नहीं डेटा अभी का है या पुराना है, ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर मैं बताऊं तो अभी सेबी ने क्या किया, एक सर्कुलेट जारी किया है, अभी नहीं कुछ साल पहले किया था, जिसमें कि जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है ना उन्हें हम क्या बोलेंगे, जो शुरुआत की 100 कंपनी है तो वो होती है हमारी लार्ज कैपिटल। सो 1 to 100 कंपनीज जो है इंडिया की, जो टॉप 1 to 100 कंपनीज है, जो सबसे महंगी शुरुआत की 100 कंपनीज है, उन्हें हम लार्ज कैपिटल फंड बोलते हैं क्योंकि उनका कैपिटल सबसे ज़्यादा हाई है। सेकंड, जो हमारी 101 से लेके 250 तक की कंपनीज हैं, यानी कि जो कंपनी का कैपिटल 100 से नीचे होगा, यानी कि 101 से लेकर 250 वाली जो कैपिटल कंपनी रखती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मिड कैपिटल कंपनी, मिड कैपिटल कंपनी। हाँ, कि उनका मार्केट प्राइस, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, लार्ज कैपिटल कंपनी से कम है, बट स्मॉल कैपिटल फंड वाली कंपनी से ज़्यादा है। और जो हमारी स्मॉल कैपिटल कंपनीज हैं वो हमारी 251 से के बाद लास्ट जितनी भी कंपनीज हैं जिनका प्राइस इन दोनों से कम है ना। जैसे सोचो कि लार्ज कैपिटल फंड में एक कंपनी का प्राइस है 2 लाख करोड़, या फिर मैं कहूँ 20 लाख करोड़, और 20 लाख करोड़ हमारी लार्ज वाली का हो गया। अब जो मिड वाली है उसका समझो 20,000 करोड़,
20,000 करोड़, चलो इतना मान लेते हैं। और अगर हम स्मॉल की बात करें तो मैं कहूँ 5,000 करोड़। तो इस तरह से आई होप आप वेरी कर पा रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे किस तरह से हमने लार्ज, मिड और कैपिटल को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। पर फिर भी हमारी बुक में जो दिया है वो मैं पढ़ देती हूँ। तो देखो जैसे इसमें दिया है कि शुरुआत की 100 to 200 कंपनीज क्या है निफ्टी 50 में, जो निफ्टी 50 में हमारी सिर्फ और सिर्फ टॉप 50 कंपनीज ही है ना। तो यहाँ पे जो शुरुआत की 100 कंपनीज है वो हमारी लार्ज कैपिटल कंपनीज हो गई। मिड कैपिटल कंपनीज कौन सी हैं? जो जिन कंपनीज का स्टॉक जो है वो लार्ज कैपिटल से कम है, यानी कि जो लार्ज कैपिटल कंपनीज हैं उनसे प्राइस हमारा कम है, लेकिन स्मॉल कैपिटल कंपनीज से जो है हमारा प्राइस ज़्यादा है। तो वो क्या होती है? वो हमारी मिड कैपिटल सेगमेंट में आती हैं। और स्मॉल कैपिटल कंपनीज में कौन आती है? जिनका प्राइस लार्ज और मिड कैपिटल कंपनीज दोनों से ही क्या है? कम है। तो वो आती है हमारी टिपिकली स्मॉल कैपिटल कंपनीज में, जिनका प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो क्या है? लेस देन 5,000 करोड़, यानी कि जिन कंपनीज का प्राइस मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है वो किस में आती हैं? स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनीज में आती हैं। तो ये हमारा हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं लार्ज कैपिटल फंड की। देखो हम पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ दिया है large cap fund restrict their stock selection to the large cap stock. It is generally perceived that large cap stocks are those which have sound businesses, strong management, globally competitive product and are quick to respond to market dynamics. Therefore, diverse large capital fund are considered as stable and safe. The stock commands high liquidity. यानी कि जो हमारी लार्ज कैपिटल फंड वाली इस कंपनी है वो क्या होती हैं? वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए उनमें जो रिस्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जैसे हमें पता है, हमने जो पिरामिड पढ़ा था पिछली वीडियोस में, उसमें क्या था? इंडेक्स फंड, लार्ज कैपिटल फंड, मिड कैप फंड और सेक्टर फंड। तो यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे रिस्क किसमें था? इंडेक्स फंड में कम रिस्क था। उसके बाद लार्ज कैपिटल फंड में भी क्या था? लार्ज कैपिटल कंपनीज में भी हमारा जो रिस्क था वो कम था। वो क्यों था? क्योंकि जो लार्ज कैपिटल फंड वाली कंपनीज है ना वो उनका फंडामेंटल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी कंपनी है जिनका इतना बड़ा हाई प्राइस है तो वो जो काफ़ी, जैसे हमारी रिलायंस हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, तो ये सारी कंपनीज जो क्या है ये लार्ज कैपिटल फंड वाली कंपनी है। इन्फोसिस, ये सब क्या है? लार्ज कैपिटल वाली कंपनीज है। तो ये सारी जो कंपनीज है ना इनका बिजनेस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कोई भी ऐरी गैरी नत्थू गैरी कंपनी है जो बस ऐसे ही मार्केट में आ गई है। ये बहुत सालों से और बहुत अच्छे से क्या कर रही है? अपने आप को कंटिन्यू ग्रोथ में ला रखी है। तो इनका जो बिजनेस जो साउंड करता है, जो इनका बिजनेस है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है। ग्लोबली क्या है? ये कम्पिटिटिव हमारी कंपनीज है जो ग्लोबली क्या करती है? पूरे वर्ल्ड में हमारी, हम कह सकते हैं MNCs हमारी ये मल्टीनेशनल कंपनीज है जो क्या है ग्लोबली कम्पीट करती हैं। और यहाँ पे क्या है? ये जो है जो हमारी लार्ज कैप कंपनीज जो होती है ना वो मार्केट डायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं इन द सेंस कि अगर मार्केट नीचे डाउन भी जाती है तो भी ये जो कंपनीज है ना इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मतलब इनके स्टॉक्स बहुत कम डाउन पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर मार्केट गिरी तो ये बहुत ज़्यादा घाटे में चली जाती है, नहीं, ये कंपनीज अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं। तो इसलिए इनकी इतनी हाई लिक्विडिटी होती है ना कि हर कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। हर किसी को पता है कि ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। अगर मैं आपसे कहूँ आप मेरे से रिलायंस का शेयर ले लो तो आपको पता है रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बहुत अच्छा फंडामेंटल है और जो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। अगर उसका शेयर कोई भी बेचना चाहेगा तो आराम से कोई भी खरीद लेगा। तो लिक्विडिटी क्या है? काफ़ी हाई है कि कोई भी अपना पैसा आराम से कैश में बदल सकता है। जो बेचना चाहे कोई भी आके आपसे रिलायंस का शेयर खरीद लेगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे गली के पीछे कंपनी खुली है उसका शेयर खरीदो, आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो बिजनेस इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी मैनेजमेंट उस कंपनी की इतनी स्ट्रांग नहीं है ना। तो जो लार्ज कैपिटल फंड वाली कंपनीज होती है ना इनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, इनमें पैसा बहुत होता है, ये काफ़ी लार्ज होती हैं, इसलिए ये स्टॉक मार्केट में इतनी आसानी से नीचे नहीं गिर जाती। ये इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी कैपेबल होती हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तक क्या रखती है? खुद को स्टेबल रख लेती है। तो ये हमारा हो गया। आगे देखो, हाउएवर सिंस इक्विटीज एज एन असेट क्लास आर रिस्की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये अच्छी कंपनी है ये कभी नीचे ही नहीं गिरती है या फिर उन्हें कभी लॉस ही नहीं होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि ये अच्छी है, स्टेबल है, मतलब ये बाकी और कंपनीज से, मिड कैप और स्मॉल कैप से अच्छी हैं, बट रिस्क इनमें भी होता है, ये भी थोड़ा बहुत लॉस झेलती हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि इक्विटी एसेट्स क्या है? इक्विटी एसेट क्लास हमारी रिस्की है। तो जो हमारी लार्ज कैप फंड है इसमें भी रिस्क होता है और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो अगर आपने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया तो आपको पक्का प्रॉफिट होगा ही होगा। आगे दिया है, दीज फंड्स आर एक्टिवली मैनेज्ड
फंड अनलाइक द इंडेक्स फंड। अब जैसे आपको पता है कि अगर आप कंपनीज में पैसा लगाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंड मैनेजर के थ्रू पूरी डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने इंडेक्स फंड की तरह इसमें बस उठा के पैसा लगा दिया। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी करती क्या है और कंपनी ने क्या प्रॉफिट और लॉस कमाया है। तो ये क्या है, एक्टिवली मैनेज्ड फंड होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडेक्स फंड की तरह आप इसमें पैसा लगा दो, ना ऐसा नहीं है, ना नक्को नक्को। In an actively managed fund, the fund manager pose over data। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्टिवली फंड मैनेजमेंट में फंड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है वो पूरा डेटा और इन्फॉर्मेशन की बाढ़ ला देता है, पूरा रिसर्च करता है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कंपनी की इकोनॉमी क्या है, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करता है कि मार्केट अगर अप रही थी, मार्केट अच्छी रही थी तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, अगर मार्केट डाउन गई तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, पूरा मार्केट ट्रेंड देखेगा, है ना। और उसके बाद क्या करेगा, टेक इनटू अकाउंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से जो सेक्टर है या फिर ये जो कंपनी है किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड हम बोलते हैं। तो ये जो हमारे लार्ज कैप फंड है ये क्या होता है, एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं हमारा लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, देखो शो करती हूँ मैं अच्छे से, यहाँ दिया है। अ पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट एनीथिंग अदर देन एन इंडेक्स फंड आर एक्टिवली मैनेज फंड एंड दे जनरली हैव हायर एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। जैसे कि हमें पता है, अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल रखा है कि इंडेक्स फंड छोड़ के जितने भी हमारी फंड है, सॉरी जितने भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, जितने भी हमारी फंड में जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो सब क्या है, एक्टिवली मैनेज फंड है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड क्या है, पैसिवली मैनेज किया जाता है, बाकी फंड हमारे एक्टिवली ही क्या किया जाता है, मैनेज किए जाते हैं। यानी कि बाकी फंड को फंड मैनेजर ही क्या करता है, सारी पूरी डिटेल एनालिसिस करके हमें बताता है। और ये जो एक्टिवली मैनेज फंड होता है ना, इनका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ रही है, पता करना पड़ रहा है कंपनी क्या है, यहाँ पे मगजमारी ज़्यादा है। तो जब आप अपना मत्था चलाओगे, इतना कितना पच्ची करोगे, तो इतना मगजमारी करने के बाद आप थोड़ा तो पैसा लोगे ना। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशो है वो बाकी इंडेक्स फंड से अगर हम कंपेयर करें तो वो हाई होता है। और in case the fund manager has to choice to invest in stock beyond the index, thus active decision make comes in. Any scheme which is involved in active decision making is incurring higher expenses and may, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम अपने नेक्स्ट में से स्टार्ट करते हैं। Also be assuming higher risk. This is mainly because as the stock selection universe increases from index stock to large cap to mid cap and finally to small caps, the risk levels associated with each category increase above the previous category। यानी कि हमें क्या बोला है कि अगर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो और हमारी जो कैपिटल फंड, जो हमारी और सिक्योरिटीज़ है जिन कैपिटल फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उन दोनों के एक्सपेंस रेशो में ना इंडेक्स का जो एक्सपेंस रेशो है वो कम होगा, बाकी और सिक्योरिटीज़ का एक्सपेंस रेशो हाई होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अब आप अगर एक मैं आपसे कहूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप हाई रिटर्न चाह रहे हो तो आपका रिस्क भी क्या होगा, रिस्क लेवल भी आपका हाई होगा। तो जैसा कि हमें पता है इंडेक्स स्टॉक्स में क्या होता है, सबसे कम रिस्क होता है, फिर लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, मिड कैप में उससे ज़्यादा रिस्क होता है और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ना। तो ये बात हमें अच्छे से पता है। तो अब अगर हमें ये बात पता है तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो इसमें आपका रिस्क कम है, तो यानी कि आपकी मगजमारी भी कम होगी, और मगजमारी कम है तो आपका यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशो है वो भी कम है। लेकिन लार्ज कैप में और बाकी कैप्स में हमारा क्या है, मगजमारी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है और यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हमें रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, हम ज़्यादा मगजमारी करेंगे तो हमारा एक्सपेंस रेशो भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, आप इतना तो समझते ही होंगे। अब देखो आगे दिया है, द लॉजिकल पॉइंट टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इज दैट एक्टिवली मैनेज फंड शुड ऑल्सो डिलीवर्ड हायर रिटर्न देन द इंडेक्स एज इन्वेस्टर मस्ट बी कंपनसेटेड फॉर higher risk, but this is not always so. Studies have shown that a majority of actively managed funds are unable to beat the index return on a consistent basis year after year. Secondly, there is no guaranteeing which actively managed fund will beat the index in a given year. Index fund therefore have grown exponentially in some countries due to inconsistency of return of actively managed fund। यानी कि इस पैराग्राफ में हमें बता रखा है कि अगर हम देखा जाए तो ये काफ़ी लॉजिकल है कि एक्टिव मैनेज फंड क्या करते हैं, अगर वो हाई रिस्क है तो मतलब रिटर्न भी हाई होगा। बट इंडेक्स फंड में क्या है, कोई भी पक्का नहीं है कि आपको
मतलब यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, तो यहाँ पे आपका रिस्क कम है, तो यानी कि आपका रिटर्न भी कम है। लेकिन अगर हम देखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका रिस्क हाई है तो आपको प्रॉफिट भी हाई होगा, और हमेशा एक्टिवली मैनेज फंड ही क्या करेंगे, ज़्यादा आगे जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। नहीं, हमें देखने को मिला है, बहुत बार ऐसा मार्केट में हुआ है कि इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है ना वो ज़्यादा दिया है एज़ कम्पेयर टू ये हमारे एक्टिव मैनेज फंड से। यानी कि इंडेक्स रिटर्न हमें ज़्यादा, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक्टिव मैनेज फंड ने ज़्यादा दिया, कभी कभार ऐसा होता है कि इंडेक्स फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया। अब ऐसे दुनिया में कुछ पक्का तो है नहीं ना कि ये ज़्यादा देता है तो हमेशा ये ज़्यादा ही देगा रिटर्न। तो ऐसे ही एक्टिव मैनेज फंड कभी ज़्यादा रिटर्न देता है, कभी कम देता है। तो ऐसा भी हुआ है कि कभी कभार क्या होता है, इंडेक्स रिटर्न ने ईयर आफ्टर ईयर क्या दिया है, एक्टिव मैनेज फंड से ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न क्या है प्रोवाइड करें। तो ऐसा पक्का ये नहीं है कि अगर आप एक्टिव मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा और इंडेक्स फंड से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सेकंड चीज़ यहाँ पे मैं दे रखी है कि देयर इज़ नो गारंटी विच एक्टिवली, अच्छा हाँ, तो ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको, पक्का तो है नहीं ना कि ये अगर आपने इस एक्टिव फंड भी तो बहुत सारे हैं ना, तो अब पक्का नहीं है कि ये एक्टिव फंड इस इंडेक्स फंड को बीट करेगा ही करेगा, आगे निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा एक्टिव मैनेज फंड है जो इंडेक्स फंड को क्या करेगा, इंडेक्स फंड से आगे निकल जाएगा, इंडेक्स फंड को बीट करेगा। तो ऐसी भी कोई गारंटी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो इंडेक्स फंड देयरफॉर हैव ग्रोन, तो इसलिए इंडेक्स फंड जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट में, एक्टिव मैनेज फंड में जो है रिटर्न क्या है, इनकंसिस्टेंट है। कभी तो वो ज़्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं, कभी देते ही नहीं है, मतलब अच्छा नहीं देते या फिर उनका लॉस हो जाता है। इसलिए इंडेक्स फंड जो है वो कुछ कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे लार्ज कैप फंड, मतलब जो हमारा डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप कंपनीज था वो भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम देखें व्हाट आर मिड कैप फंड्स, तो ऐसे हम देख रहे हैं। तो देखो, मिड कैप फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक belonging to mid cap segment of the market. Many of these mid caps are said to be emerging blue chip or tomorrow large caps. There can be actively managed or passively managed mid cap fund. There are indices such as CNX mid cap index which track the mid cap segment of the market, and there are some passively managed index fund investing in the CNX mid cap companies. तो यहाँ अगर हम मिड कैप फंड की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, देखो मिड कैप फंड कहाँ से बिलोंग करता है, हमारे मार्केट के मिड कैप सेगमेंट से। यानी कि मिड कैप फंड हमारे वो होते हैं जो लार्ज कैपिटल कंपनी से तो कम हो लेकिन स्मॉल कैपिटल कंपनी से ज़्यादा अपनी कैपिटलाइजेशन रखते हैं। तो मिड कैप फंड में क्या होता है, मिड कैप फंड हमारा एक इस टाइप का फंड है कि जिसमें जो कंपनीज है ना, इसे हम, अच्छा देखो एक और बात मैं बताना भूल गई, जो हमारे लार्ज कैपिटलाइजेशन फंड होते हैं ना उन्हें हम ब्लू चिप भी बोलते हैं। मतलब उसका एक नाम है ऐसे ही कि लार्ज कैपिटल फंड इज इक्वल टू ब्लू चिप। और यहाँ दिया है कि जो मिड कैप फंड है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमर्जिंग ब्लू चिप या फिर टुमोरोज लार्ज कैप भी बोलते हैं। यानी कि मिड कैप फंड, अब मैं आप समझो तो मैं आपको देखो एक अच्छे से समझाती हूँ, पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, आपको अच्छे से दिमाग में आपके भर जाए चीज़ें। देखो एक मिनट में अपनी कॉपी उठा लूँ। ये देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपनी है जो है लार्ज कैप फंड या फिर लार्ज कैप कंपनी है ना, तो अब इस कंपनी की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि ये क्या कमाती है, ये ना इसकी कैपिटलाइजेशन है 2 लाख करोड़ की, या फिर इसकी कैपिटलाइजेशन है 20 लाख करोड़ की, ठीक है। अब मतलब ये लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन है। और यहाँ पे कंपनी है जो है मिड कैप, इसकी क्या है, इसकी है बस इसकी है 20,000 करोड़ की, ठीक है, 20,000 करोड़ की, ऐसे समझ लेना। और इसकी है 20 लाख करोड़ की, ठीक है। तो इसकी 20 लाख करोड़ की और इसकी 20,000 करोड़ की, 20,000, ठीक है, 20,000 करोड़ और 20 लाख करोड़। तो अब ये जो लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन है, अगर आप अब ये कितना ग्रो करेगी, अगर ये 50 लाख करोड़ हो जाएगी। अब अगर एक कंपनी ग्रो कर रही है तो उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना कि वो कहाँ तक ग्रो करेगी। अगर आप प्राइस लगाते हो, जैसे हम बोली लगाते हैं, तो बोली लगाने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप 10 रुपये की चीज़ को 10 लाख में खरीदोगे ना,
ऐसा तो नहीं होता, एक उसकी लिमिट होती है कि आप 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये तक का खरीद सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा 200 का खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते ना। तो वैसे ही लार्ज कैपिटल जो कंपनीज होती हैं उनका एक टाइम के बाद क्या होता है, उनकी लिमिट हो जाती है कि वो इतना ही अब कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकती। अगर एक इंसान की हाइट बढ़ती है तो वो 18 या 20 या 22 साल तक बढ़ती है, मैक्सिमम 23 या 24 साल तक बढ़ती है। वैसे नहीं ना साल भर जिंदगी भर बढ़ता रहेगा ना। लेकिन जब बच्चा मिडल में होता है, अगर वो सोचो 14-15 साल का या 12 साल का है, तो वो उसकी पक्का है अब बच्चा लार्ज हो गया, अब बच्चा बड़ा हो गया, तो अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो उसी तरह से लार्ज कैपिटल में जो होता है ना, इसमें ग्रोथ होती है, बट अब कितनी ग्रो हो जाएगी कंपनी, अब उतनी ही रहेगी ना, थोड़ी बहुत और ग्रो हो जाएगी। तो ऐसे, लेकिन जो मिड कैप कंपनीज होती है ना, वो क्या होती हैं, वो उनमें पोटेंशियल है कि वो और ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। अगर वो आज 20,000 करोड़ कमाती हैं, उस कंपनी की वैल्यू 20,000 करोड़ की है, तो वो 1 लाख करोड़ बन सकती है, वो 10 लाख करोड़ बन सकती है। तो यहाँ पे मिड कैप जो होती है ना, उनमें पोटेंशियल होता है। तो यहाँ हमें बस इतना ही बोला है कि जो मिड कैप कैपिटल्स है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो लार्ज कैपिटल फंड है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लू चिप बोलते हैं। तो मिड कैप क्या है, मिड कैप ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये कंपनी जो है अच्छे से ग्रो करे, बहुत ज़्यादा ग्रो करे, कि ये इसका भी फंड क्या हो जाए, इसकी भी कैपिटलाइजेशन बढ़ जाए, और ये क्या हो जाए, ये लार्ज कैप कैपिटल हो जाए, सॉरी लार्ज कैप कंपनी हो जाए। आज ये मिड कैप है, भले ही ये छोटी कंपनी है, बट ग्रो करते 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 ये लार्ज कैपिटल कंपनी हो जाए। तो इसलिए ये क्या है, ये इमर्जिंग ब्लू कंपनी है, यानी कि ब्लू चिप है, कि लार्ज कैप हो गई हमारी ब्लू चिप, और ये क्या इमर्जिंग ब्लू चिप है, यानी कि ये इमर्ज करके आगे जाके इमर्जिंग ब्लू चिप बन सकती है। या फिर टुमारोज लार्ज कैप, आज भले ही ये क्या है, मिड कैप है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल आने वाले कल में, अपने फ्यूचर में क्या हो, ये एक लार्ज कैप कंपनी बन जाए। तो मिड कैप आई हो आपको समझ में आएगा। मिड कैप क्या होती है, जो स्टॉक्स हमारे, जो कंपनीज हमारी लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच वाली होती है ना, उन्हें मिड कैप बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या दे रखा है, मिड कैप में भी क्या होता है, मिड कैप 2 तरह की होती है, एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज्ड। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है CNX मिड कैप इंडेक्स, और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि पैसिवली मैनेज इंडेक्स क्या है हमारा फंड, पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड है हमारा CNX मिड कैप कंपनीज। अब मिड कैप कंपनीज में हमारी वो कंपनीज आ जाएंगी जिनका कैपिटलाइजेशन जो है ना वो कम है, लेकिन उन कंपनीज में क्या है, एक मैं कह सकती हूँ पोटेंशियल है कि वो और ज़्यादा इन फ्यूचर ग्रो कर सकती है। तो मिड कैप को हम इमर्जिंग ब्लू चिप और टुमारोज लार्ज कैप भी बोलते हैं। तो हमारा मिड कैप भी यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज का लास्ट टॉपिक सेक्टरल फंड, ये भी हम क्या है यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ ताकि कोई भी परेशानी ना हो। अच्छे से दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ अच्छे से दिख रहा है। देखो, fund that invest in stocks from a single sector or related sector are called sectoral fund। लो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेक्टोरल यानी कि सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि वो फंड जो एक सिंगल सेक्टर या फिर रिलेटेड सेक्टर्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो वो वाले स्टॉक्स को हम सेक्टोरल फंड बोलते हैं। जैसे कि बैंकिंग फंड अभी बैंकिंग सेक्टर के हो गए, IT फंड यानी कि IT सेक्टर के हो गए। बैंकिंग में जैसे HDFC, ICICI, है ना, SBI। IT में हमारा इन्फोसिस आ गया, ये सब आ गया। फार्मा फंड्स यानी कि जिसमें हम फार्मेसी के बारे में हम ये सब करते हैं ना, जो मेडिकल मतलब मेडिसिन का ये सब जो होता है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे कि जब हमें कोई कंपनी होती है जो क्या करते हैं, जैसे सीमेंट विमेंट की जो कंपनीज होती है, जैसे अंबुजा हो गई, ये सब क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं। ये सब क्या करती है, कंपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग सेक्टर है। तो जब हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा सेक्टोरल फंड होता है। जैसे कि रेगुलेशन डू नॉट परमिट फंड टू इन्वेस्ट ओवर 10% ऑफ देयर नेट असेट्स वैल्यू इन अ सिंगल कंपनी, यानी कि जो रेगुलेशंस है ना, जैसे सेबी वेबी हो गई, तो ये जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, ये हमें परमिट, ये हमें अलाउ नहीं करती कि जो है हम ना 10% से ज़्यादा नेट असेट वैल्यू हम किसी भी एक कंपनी के नेव्स के 10% से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करें। अब ये नेव क्या है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट नेव जो है हम हमारे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसी में कवर करेंगे। तो अभी आप बस ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अगर मैं अभी समझाने बैठी था ना, तो नेव पूरा एक अलग टॉपिक है जो आपका भसड़ मचा देगा यहाँ पे, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अभी आप बस समझ लो कि एक नेट एसेट वैल्यू होती है कंपनी की, और उसके अगर हम 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो रेगुलेशन हमें अलाउ नहीं करते हैं। दिस इज टू इंश्योर दैट द स्कीम आर डाइवर्सिफाइड इनफ एंड इन्वेस्टर आर नॉट सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। यानी कि सेक्टोरल फंड्स में क्या है कि अगर आपको इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया है, तो आप ऐसा नहीं कि 10% से ज़्यादा, नेव के 10% से ज़्यादा एक ही कंपनी के एक ही सेक्टर में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। इसलिए क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हमारा पैसा एक ही जगह पे ज़्यादा लग जाएगा, तो अगर हमें घाटा होता है तो हमें घाटा भी ज़्यादा होगा ना। तो इसलिए ताकि सारी चीज़ें क्या रहे, डाइवर्सिफाई अच्छे से रहे, डाइवर्सिफाई इनफ रहे, इसलिए क्या होता है यहाँ पे रेगुलेशन हमें मना करती हैं। सो
दिस रेगुलेशन इज रिलैक्स्ड फॉर सेक्टरल फंड एंड इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे रेगुलेशन हमें क्यों अलाउ करते हैं, ये हमें सेक्टरल फंड और इंडेक्स फंड में ही हमें अलाउ नहीं किया जाता कि आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। अब ना आपको कोई रोक थोड़ी दे सकता है, आप इक्विटी फंड में जाके कितना ही पैसा लगाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। बट यहाँ पे सेक्टरल फंड और इंडेक्स फंड में यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे पे कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे रखा है ए नहीं लेते हैं, हम लेते हैं आर, है ना, अभी चल रहा है ना, मतलब अभी क्या तो आर देख लिया अच्छे से लोगों ने, बट फिर भी हम लेते हैं एग्जांपल आर म्यूचुअल फंड हैज़ अ बैंकिंग सेक्टर फंड। देखो कि एक आर म्यूचुअल फंड है जिसका क्या है, बैंकिंग सेक्टर फंड है, बैंकिंग यानी कि ICICI HDFC इस सब के बारे में बात कर रहे हैं। द फंड ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट कंटिन्यूअस रिटर्न बाय एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटीज रिलेटेड सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज इन बैंकिंग सेक्टर एंड कंपनीज एंगेज्ड इन अलाइड एक्टिविटीज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। यानी कि ये फंड जो है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है और इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करे, एक्टिवली क्या करे, इक्विटीज में इन्वेस्ट करे। तो अब ये बैंकिंग सेक्टर का फंड है, तो ये क्या करेगा, जो बैंकिंग सेक्टर्स है ना उनकी कंपनीज में जाके इक्विटीज में इन्वेस्ट करेगा और अपने बैंकिंग सेक्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लोगों को रिटर्न प्रोवाइड कराएगा। तो बस यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा था कि सेक्टरल फंड में क्या होता है, हम सेक्टर्स में डिफरेंट सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स इट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको कोई भी फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।